बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। हमने इस चैप्टर के जो प्रीवियस टॉपिक में कैथोड रेज की डिस्कवरी या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिफरेंट साइंटिस्ट स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो प्रॉपर्टीज़ स्टडी की, क्योंकि हमने प्रीवियसली कहीं पढ़ा हुआ है, आपके नॉलेज में है कि जब साइंस में कोई चीज़ डिस्कवर हो जाती है तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फिर उसको चेक करते हैं, उसका अगेन एंड अगेन स्टडी करते हैं। तो ड्यूरिंग द स्टडी डिफरेंट साइंटिस्ट examined their different properties like J. J. Thomson and many others। हम उन प्रॉपर्टीज़ की बना पर इन कैथोड रेज को कैसे इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, कैसे इस फंडामेंटल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, इन रेज को हम उसको देखेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि इन रेज पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है। सबसे पहले तो ये कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसी वक्त हमने ये कहा था कि ये कैथोड से पैदा हुई हैं और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड का इन पर क्या इफेक्ट है, बहुत अहम बात है। जे प्रिन साइंटिस्ट था जिसने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, अगर हम ये कहें कि ये कैथोड से पैदा हुई थी और हम इनको ये माने कि इन पर नेगेटिवली चार्ज था, तो अब ये बात याद रख लें कि व्हेन वी विल अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज रेज जो हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, अगर इन पर चार्ज है तो when they pass through the magnetic field they will curve their path। पहली बात यह है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगी तो इनका पाथ जो है वो कर्व हो जाएगा, इनका पाथ जो है वो पॉइंट नंबर 2 की तरफ कर्व हो जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और इनको रेज को गुजारे मैग्नेटिक फील्ड में से, तो ये कर्व। अब पॉइंट ये है कि बच्चों ने ये तो याद कर लिया होता है कि बुक पे लिखा हुआ है कि व्हेन दे पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड दे कर्व टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 2, बट व्हाई? द आंसर इज, मैं थोड़ा सा रेफरेंस भी दूंगा, 10th क्लास में भी आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ा था फिजिक्स में, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, स्पेशली इलेक्ट्रॉन और यू कैन से प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हरकत करता हुआ with some velocity entered into a magnetic field, it will circulate। हम भी यहां पर अगर इसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, पूरा सेटअप देखें, तो ये पूरा सर्कुलेट करेगा, सर्कल में घूमना। ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्योंकि चार्ज पार्टिकल, आपने फिजिक्स में पढ़ा था 10th में, कि व्हेन अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेट अराउंड इट। मूविंग चार्ज जो है, जब हरकत करता हुआ चार्ज जो है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेट पैदा हो जाता है, और मैग्नेट को मैग्नेट के अंदर लेके जाएंगे तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में ये बात सीखी। तो बच्चे ये याद कर लेते हैं कि कर्व हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो कर्व होता क्यों है। एक्चुअली क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, या यू कैन से ये कैथोड रेज, जिनको हम इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, ये हरकत करती हुई जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो इनका पाथ स्ट्रेट क्यों नहीं रहता, ये कर्व क्यों हो जाती? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन पे फोर्स अप्लाई करता है, तो फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हुआ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, और ये इसी वजह से पार्ट। तो अगर को पूछे व्हाई इट विल कर्व टुवर्ड द पॉइंट नंबर 2, तो व्हाट इज द सिंपली आंसर? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई अ फोर्स ऑन इट व्हेन दे आर मूविंग। ये क्योंकि हरकत करते हुए चार्ज रेस आती है, तो हरकत करती हुई चीज जब भी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगी उस पर फोर्स अप्लाई होगी। दैट इज द सिंपल। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज effect of electric field।
इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इन रेज को, एक मैंने इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी है पॉजिटिवली चार्ज और एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दिया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जब हम जे थॉमसन स्टडी दिस प्रॉपर्टी, देयर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी किया कि वाकई इन पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, तो व्हाट इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें प्रोड्यूस करवाई कैथोड रेस, और इस दिस टाइम उसने मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर दिया, और प्लेट एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये चार्ज रेज गुजरेंगी तो हमने डिटेक्ट करना है कि इन पर चार्ज कौन सा है। तो इफ दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव आपको पता है हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, अट्रैक्ट होता है, तो ये क्या करेंगी, इस दफा फिर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएंगी, और दैट इज द पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इनका पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना, दैट इज द सिंपल कि क्यों ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज रेज। तो इससे हमें इन पर इलेक्ट्रिक चार्ज का पता चला, जो कि जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने एक और काम भी किया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम ये कह सकते हैं कि उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को इकट्ठे अप्लाई किया और एक ऐसी वैल्यू ढूंढी, एक ऐसा पॉइंट सर्च किया कि जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाए। हम ये भी कह सकते हैं कि उसने ऐसे एडजस्ट किया मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये कैसे एडजस्ट किया होगा, ये पूरा अपरेटस जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें सेटअप है। आपने ये भी याद रखना कि हमने जो एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी थी वो और तरह की थी। डिफरेंट साइंटिस्ट अपना अपरेटस जो बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं वो अपने लिहाज से उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब बनाई होगी। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को जे थॉमसन ने इस तरह एडजस्ट किया कि दोनों की वैल्यू जो है वो सिमिलर हो गई। जब सिमिलर होगी तो दे विल कैंसल ईच अदर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। उनकी वैल्यू कैसे एडजस्ट करनी है ये हमारा पॉइंट है, वो ऑपरेटर्स में सेटअप होगा। जब दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है ना मैग्नेटिक का इफेक्ट है। दीज रेज मूव टुवर्ड द पॉइंट नंबर 1। फिर वो ना 2 की तरफ मुड़ी ना 3 की तरफ, बल्कि कहां पर गई, पॉइंट नंबर 1 की तरफ। उन्होंने किस तरफ को हरकत की, पॉइंट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से जे थॉमसन ने उनका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिस्कवर किया। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाँ आसान सी है, मैं उसको सिंपली डिस्कस करता हूँ। हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जब ये रे जो है वो सीधी जाके शीशे से टकराती हैं तो ये ग्रीनिश ग्लो देती हैं, ग्लो करती हैं, चमक पैदा करती हैं ग्रीनिश। लेकिन ये सिर्फ शीशे से नहीं, मुख्तलिफ किस्म की जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, डिफरेंट जो मिनरल्स हमें ज़ेरे ज़मीन से मिलते हैं, अगर हम उन पर भी इनको बम्बार्ड करवाएं तो डिफरेंट किस्म की ग्लो। आपकी बुक पे लिखा हुआ है, सपोज करें कि अगर हम एलुमिना मिनरल है इस पर इसको फॉल करवाएं, स्ट्राइक करवाएं तो इट विल प्रोड्यूस रेड कलर। एंड अगर हम मेटल लें टिन मेटल तो ये पैदा करेगी येलो। तो कहने का मकसद ये है कि शीशे से टकराएं या किसी रेयर अर्थ मेटल जो बहुत कम नियाब हमें मिलती हैं ज़ेरे ज़मीन से, या कोई मिनरल है, मिनरल आपको पता कोई ऐसी कंपोजिशन होती है जिसमें डिफरेंट मिक्सिंग होती है, डिफरेंट जो एलिमेंट्स है वो इन मिक्सचर होते हैं, तो उनमें से अगर हम एल्यूमिनियम ले तो उसका कलर रेड होगा और टिन का येलो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बड़ा अहम कि इनको ये देखना कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। हमने क्या किया, एक ओपेक, ये इनका रास्ता है और इनके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक जो गैर शफाफ सा हो, जो जिसमें से लाइट ना पास कर सकती हो। जब इनके रास्ते में ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर इसका इमेज बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, इमेज, तो हम ये कह सकते हैं दे विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर, ये जा रही है सीधी स्ट्रेट लाइन में, और दैट इज
परपेंडिकुलर टू द कैथोड, जिस कैथोड से ये पैदा हुई है उसके परपेंडिकुलर, मतलब क्या, उसके साथ 90 का एंगल बनाती है। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी अहम है और मैंने इसी डायग्राम में उसको समझाना है, बाकी तो आसान सी है, वो तो सिंपल रीडिंग से ही पता चल जाएगा, मैं उनको बताऊंगा आपको। अगर हम इनके रास्ते में, ये इनका रास्ता है, मैं इसी ट्यूब के अंदर ही सारा बना रहा हूं, एक व्हील रख दें, व्हील गोल चक्कर रख दें, तो जब ये इससे टकराएंगी तो ये व्हील जो है वो घूमने लग जाएगा सर्कुलर पाथ में। किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। इनका घूमना हमें दो बातों की गारंटी है। दीज आर नॉट ओनली रेज, नॉट ओनली रेज, ये सिर्फ रेज नहीं है, ये सिर्फ रेज नहीं है, बट मटेरियल पार्टिकल्स। ये मैं इनको मटेरियल पार्टिकल्स क्यों कह रहे हैं, और इसी की वजह से हमने इनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो प्रॉपर्टी है ये बात बताएगी आपको कि हमने इनको इलेक्ट्रॉन क्यों कहा था कैथोड रेज को। दीज आर द मटेरियल पार्टिकल्स, क्योंकि जब भी हम मटेरियल की बात करते हैं तो किसी भी मादे का या मटेरियल का मास होता है, क्योंकि हरकत करती आ रही है तो वेलोसिटी भी है। ये मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी बनती है, मोमेंटम। और अगर इनके पास मोमेंटम है तो जब ये मोमेंटम के साथ इस व्हील से टकराई तो इसमें उन्होंने हरकत पैदा की। इस प्रॉपर्टी के बनाकर दीज हैव मास, मास मीन दीज आर नॉट सिंपली रेज बट some material particle, these are the particles, and because they are moving and they have a velocity, and by multiplying the mass and velocity we produce momentum, and that momentum accelerate this wheel, and this property shows these are not only rays but the particles, and इसी की बना पर हमने इन रेज को फिर इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ये तो आपके टॉपिक भी है नेक्स्ट इसी चैप्टर में, वहां पर ही आपको समझ आ जाएगी कि व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद द एनोड, हम अगर इनके रास्ते में, ये कोई एनोड है, एनोड, और ये हैवी मेटल का एनोड है, हैवी मेटल, हैवी मेटल एनोड इनके रास्ते में रख दें, तो जब ये इससे टकराएंगी तो जो रेज पैदा होंगी उनको एक्स रेज कहेंगे। क्यों कहेंगे उनका मैं नहीं अभी डिटेल से डिस्कस कर रहा, इसी चैप्टर में जो एक्स रेज वाला टॉपिक है उसमें ये सारी बात बताई हुई है कि हैवी मेटल के नोड से वो जो रेज पैदा होंगी उनको हमने एक्स रेज का नाम क्यों देना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या था, किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया, बट दे कैन प्रोड्यूस, ये आपने समझ रखना। उसके बाद इसके बाद दो तीन सादा सी प्रॉपर्टी में मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा कि दे कैन आयोनाइज गैसेज, दे कैन आयोनाइज गैसेज। ये भी आपका जो नेक्स्ट है कैनार रेज जो हमने प्रोड्यूस करनी है वो यही है, बड़ा आसान सा है, क्योंकि दो प्रॉपर्टी मैं इकट्ठी डिस्कस करता हूं कि इन रेज में अगर ये सपोज करें रेज है तो इनमें एनर्जी है। जब ये किसी गैस से टकराएंगी, सपोज करें दिस इज द हाइड्रोजन गैस एटम, तो हाइड्रोजन गैस में यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यहां पर प्रोटॉन होता है। जब ये इससे टकराएंगी तो इस शेल की एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। एनर्जी को इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से लीव आउट कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, क्यों रिमूव किया, क्योंकि इनके पास एनर्जी है। ये प्रॉपर्टी इस बात को भी शो करती है जब किसी मादे के ऊपर ये गिरती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, दैट मीन दे हैव एनर्जी। तो जब ये एनर्जी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से डिस्चार्ज करवा देंगी, खारिज करवा देंगी, रिमूव करवा देंगी, तो यहां पर H पॉजिटिव आयन पैदा कर, आयन के पैदा होने की वजह हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो दैट मीन दे कैन आयोनाइज। उसके बाद एक और बड़ी अहम है इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट, वो भी इसी से समझ सकते हैं हम, रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिड्यूसिंग इफेक्ट, रिड्यूसिंग इफेक्ट हम किसको कहते हैं, किसी केमिकल चेंज के दौरान, कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल चेंज के दौरान अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देती, उसकी इलेक्ट्रॉन के रिमूव, मैं ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करें कि अगर हम किसी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ ये कैथोड रेज जब स्ट्राइक करवाएंगी, सपोज करें मैं इनको इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही है एक्चुअली, तो जब ये इससे स्ट्राइक करवाएंगी तो इसमें केमिकल चेंज आएगी,
और केमिकल चेंज के दौरान ये H पॉजिटिव बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन खारिज। इलेक्ट्रॉन के खारिज होने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब इन्होंने ऑक्सीडेशन करवाई इसकी, तो जो ऑक्सीडेशन करवाए हम कहना उसको रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्ट कहना होता है। तो ये रिड्यूसिंग इफेक्ट भी रखती हैं, मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकती हैं। उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे लेकिन कहना है इसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए इनकी ये प्रॉपर्टी जो है, इनमें एनर्जी भी है, इनमें केमिकल रिएक्शन के दौरान रिड्यूसिंग इफेक्ट भी है, इनमें जो है ना आयनाइजेशन की पावर भी है, और ये जो सादा प्रॉपर्टी, इन सब की बना पर हमने फिर इनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का, द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हमने ये देखा कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं, वो एटम्स जो हैं उनमें जो बुनियादी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वो सब में एक जैसा ही है, सब में एक जैसी ही प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो आपने इसको देखना, कमेंट करेंगे वीडियो देख के, तो मुझे समझ आएगी कि ये प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ आई, आप उसमें से क्वेश्चन रेज करें, देन आई विल आंसर यू। तो आपने इसको चैनल को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और कमेंट ज़रूर करना है ताकि मुझे पता चले कि क्या आपका क्वेश्चन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।